नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज यानी 4 जून निर्णायक दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग में सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी। सबसे पहले ट्रेंड यानी रुझान सामने आएंगे। वहीं ज्यादातर एग्जिट पोल में फिर एक बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी की गई है। कुछ एग्जिट पोल में तो अनुमान लगाया गया है कि एनडीए इस बार 400 पार जाएगा। वहीं आज के चुनावी नतीजों से साफ हो जाएंगे कि एग्जिट पोल के रिजल्ट कितने सही साबित होते हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। ऐसे में बिहार की सभी 40 सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम से मतगणना की जाएगी। मतगणना के बाद रुझान आना शुरू होगा। इसके एक झलक मिल जाएगी कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन में किसकी जीत होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से फाइनल रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। बिहार में एनडीए के तहत बीजेपी नीतीश कुमार, जेडीयू के चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का इंडिया गठबंधन में शामिल लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल सीपीआई और सीपीआई माले से मुकाबला है। वहीं बिहार के पटना में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया। उधर नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मतगणना से पहले दिल्ली में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आज भारत की जनता भाजपा की चयन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता पीएम मोदी के विकास नीतियों को और विकसित भारत की विजय को चयन करेगी। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं जानती हूं कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के। वहीं मतगणना को लेकर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा है कि हम कलेक्टर और अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मतगणना पारदर्शी होनी चाहिए, अन्यथा मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा कि यदि जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्णिया और बिहार का हर कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार हो जाए। बेईमानी आप नहीं करना चाहते हैं ना, पोस्टल से है ना ये बेईमानी का रास्ता आपका। पोस्टल गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे, लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज, 3 दिनों से हम अपने वर्कर को यहां 17C फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को। काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। वहीं सिक्किम के भावी मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने हिमालय राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्य विधानसभा चुनाव में मिले असाधारण परिणामों के बाद
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। सभी नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव, जिसमें प्रेम सिंह तमांग को विधायक दल का नेता और 11वीं सिक्किम विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया गया। राज्यपाल को इसका ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल ने नई सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगी। सिक्किम में नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 7 या 9 जून को होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर की जिला अदालत ने सोमवार को गोपनीय अधिनियम के तहत ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अभियंता निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निशांत पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने, गोपनीय सूचनाएं देने को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने निशांत अग्रवाल को 14 साल तक सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश MV देशपांडे ने यह फैसला IT अधिनियम की धारा 66F और शासकीय गोपनीयता अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत CRPC की धारा 235 के तहत दोषी माना गया। निशांत अग्रवाल को 2018 में नागपुर स्थित मिसाइल केंद्र से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी सैन्य खुफिया प्रभाग और यूपी और महाराष्ट्र ATS की ओर से संयुक्त रूप से की गई थी। इसके बाद निशांत अग्रवाल पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि निशांत अग्रवाल पिछले 4 साल से ब्रह्मोस केंद्र में कार्यरत थे। वहां किसी तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया और कई संवेदनशील जानकारियां शेयर करने लगा। जब खुफिया एजेंसियों को शक हुआ तो उन्होंने उसे रडार पर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल उसे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने जमानत दे दी थी। पाकिस्तान लगातार भारत में काम करने वाले अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता रहता है। पाक की खुफिया एजेंसी ISI की नज़र ऐसे लोगों पर होती है जो महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करा सके। एक बार हनी ट्रैप में फंसने के बाद ISI संबोधित अधिकारी से मनचाही सूचनाएं निकलवाता है। पिछले दिनों यूपी में भी एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के 295 सीट जीतने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जी बचपन की बातें करते हैं। मोदी जी जहां दुनिया में देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी इसे घटाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ना नीति है ना नीयत है। मोदी जी के पास नीयत भी है और नीति दोनों है। एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एग्जिट पोल में मोदी सरकार को 400 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हरियाणा में भी 10 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। ना उनकी नीति है ना नीयत है, और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नीयत भी है, और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देश में एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग करते हुए सोमवार को दावा किया था कि यह कई बार गलत साबित हुआ है। टेलीविजन चैनलों पर शनिवार को प्रसारित कई एग्जिट पोलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया था। साथ ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी बहुमत मिलने की संभावना जताई गई थी। संजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल को देश में पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत साबित हुए हैं। यह मतगणना से पहले देश के लोगों, प्रशासनिक प्रणाली और निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने का गलत तरीका है। दिल्ली और पंजाब में तो हमने देखा ही
पंजाब के अंदर 92 सीटें हमें कोई नहीं दे रहा था जब हमारी 92 सीटें आई। दिल्ली में हमें 2013 में 0 से 6 सीट दी जा रही थी एग्जिट पोल में, 0 से 6, हमारी 28 आई। दूसरी बार कोई 32 दे रहा था, कोई 25 दे रहा था, कोई 22 दे रहा था, हमारी 67 आई। तो एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। उधर लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि गिनती के दौरान मंगलवार को ऐसा हो सकता है कि वो धीमी गति से गिनती करेंगे और रात में बिजली कटौती करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। साथ ही कहा कि अमूल ने आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दूध की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बीजेपी ने अपने लोगों को लाभ कमाने में मदद करने के लिए कीमतें बढ़ाई है। पार्ले जी बिस्किट पैकेट का कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करें। ये क्यों बताते? आपके स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको। पार्ले जी भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए। यहां लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी। यह अलग बात है कि विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं ये अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर दुनिया में किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन ये छोटी भावना है। उन्होंने कहा कि वो पराजित हो रहे हैं तो वो आत्म अवलोकन करें। अगला चुनाव फिर आएगा 5 साल बाद, उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि साथ ही कल मतगणना का दिन है और मैं कामना करता हूं कि पीएम मोदी की फिर से सरकार बने। अभी है, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और यह चुनावी अभियान के बाद कल काउंटिंग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाए और ये जो खासकर देश के चहुमुखी विकास को लेकर के, हमारी सनातन संस्कृति को लेकर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया के अंदर पुनर्स्थापित करने का माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, हम सब उनके साथ दिए और बाबा से मैंने कामना की है उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, हम सबका सौभाग्य है। मैं एक और निवेदन भी करने आया हूं कि बाबा महाकाल की नगरी से सोमनाथ तक और भगवान कृष्ण का जीवन द्वारका, सोमनाथ, भालका तीर्थ, कई कारणों से उनकी कई सारी चीज़ों को जनता के बीच में लाने की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार संभालने के बाद हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के मध्य प्रदेश में जो जो स्थान है। बीते दिन दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास एक ताज एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई। ताज एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई। आग से किसी के हताहत या नुकसान होने की सूचना नहीं है। वहीं सीपीआरओ उत्तर रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीसीपी रेलवे के मुताबिक कुल 6 फायर टेंडरों का घटनास्थल पर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा शिवसेना के सांसद
संजय राउत का जोश लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले हाई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में पीएम पद से जुड़े सवाल पर कहा कि इसको लेकर कोई मतभेद नहीं है। मंगलवार को दोपहर बाद सारे नेता दिल्ली में मिलेंगे और इसका फैसला कर लेंगे। उन्होंने दावा किया कि कल नरेंद्र मोदी पीएम नहीं भूतपूर्व पीएम हो जाएंगे। साथ ही कहा कि पीयूष गोयल को मुंबई में रुकना है तो वह रुक सकते हैं। कल मुंबई में अपनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की हार देखेंगे। हार रही है कल। पीयूष गोयल को मुंबई में कल रुकना है। मुंबई में अपनी नहीं पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की हार देखने के लिए। बीजेपी लड्डू बनवा रही है भारी संख्या में, कहीं ना कहीं। अरे लड्डू बनाओ, हलवा बनाओ, बासुंदी बनाइए, संदेश मिठाई बांटो, हाँ रगड़ा पैटीज बांटो, फाफड़ा बांटो। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से चौंकाने वाली खबर है, जहां पति पत्नी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा कि पति सीसीटीवी कैमरे के सामने उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। उसने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस वीडियो में महिला खून से लथपथ दिखाई दे रही है। उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। महिला ने एसपी से पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पति ने भी पुलिस से कहा है कि पत्नी के एक महिला पुलिसकर्मी के पति के साथ अवैध संबंध है। वह उसे प्रेमी के सामने ही जलील करती है और मारपीट करती है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शरद कोठारी की वाइफ बिजनौर जिले में 5 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि जमीन खरीदारों ने 40 लाख देकर 3 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का दबाव मृतक के ऊपर बना रहे थे। जमीन खरीदारों ने शूटरों से हत्या करवा दी थी। इस घटना में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। बाइक पर सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने 5 दिन पहले 29 मई की देर शाम को एक प्रॉपर्टी डीलर सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर ने इलाज के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। इस गोलीकांड से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने जैसे ही घटना की जानकारी मिली तभी पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और घायल प्रॉपर्टी डीलर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने सुशील को मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलने पर एसपी नीरज कुमार जादौन भी हॉस्पिटल जाकर मृतक के परिवार वालों से मिले थे। पुलिस ने इस केस का खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार ने अपनी 9.5 बीघा जमीन हसीन, वसीम, अतुल, चौधरी, नेमुल, शुभम और अनवर ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए में बेचने के लिए मौखिक एग्रीमेंट किया था। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार को 40 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे। एग्रीमेंट की समय सीमा समाप्त होने पर आरोपियों द्वारा समय पर रुपए नहीं दिए जाने पर आरोपियों ने सुशील कुमार पर बैनामा करने के लिए दबाव बनाया। साथ ही बैनामा न करने पर देख लेने की धमकी भी दी थी। आरोपी हसीन के भांजे फैजान के माध्यम से मेरठ से शूटरों को भाड़े पर बुलाया गया। आरोपियों ने 2.5 लाख रुपए सुशील की हत्या करवा दी। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पिपरी चिनवाड़ के कालेवाड़ी इलाके में एक गोदाम में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग किन कारणों की वजह से लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग की लपटें बेहद भयंकर और दूर दूर तक उठती रही थी। फिलहाल इस आग से किसी की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, मगर इस आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।